ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अरे ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे क्यूट से चैनल द स्लम सिंड्रोम में। तो हम लोग यहाँ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। उसका 2 लेक्चर हो चुका। 2 लेक्चर में हम लोगों ने बहुत चीज़ पढ़ लिया था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कई मैटर के बारे में पढ़ा, उसका अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ा, और सेकेंड लेक्चर में हम लोग मोल के बारे में पढ़े, यानी मोल कॉन्सेप्ट हमारा सेकेंड लेक्चर से ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। अब थर्ड लेक्चर है ये, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उसके आगे। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ही चैप्टर का नाम है, या मोल कॉन्सेप्ट भी इसे बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखिए क्या है बुआ। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजेस। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजेस, जैसे आप लोगों ने सुना होगा आइसोटोप के बारे में। एक होता है आइसोटोप, एक होता है आइसोबार, आइसोटोन, आइसोस्टर्स, और तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। लेकिन आइसोटोप को भी आप लोगों को पढ़ना है, तो आइसोटोप के बारे में जान लीजिए। आइसोटोप इस प्रकार का चीज होता है, एलिमेंट होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास क्या है, 1 है। मास नंबर भी क्या है, 1 है। तो हाइड्रोजन का जिस आइसोटोप वैसे एलिमेंट्स होते हैं, आइसोटोप वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि जेड वैल्यू क्या हो, सेम हो। एटॉमिक नंबर यानी जेड वैल्यू क्या हो, सेम हो, बट मास नंबर यानी ए वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो। ए वैल्यू क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। जेड वैल्यू सेम रह जाए बट ए वैल्यू क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। जेड और ए क्या है, पिछले क्लास में देख चुके थे। इसे कहते हैं जेड यानी एटॉमिक नंबर, और इसे कहते हैं मास नंबर यानी ए। ए स्टैंड्स फॉर मास नंबर एंड जेड फॉर एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोप। आइसोटोप बोलते हैं। तो एक होता है हाइड्रोजन, ठीक है ना, और इसी का आइसोटोप में आ जाता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, और इसी का आइसोटोप एक और होता है जिसका नाम होता है ट्रिटियम। क्या होता है, ट्रिटियम। ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, सबका देखो एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 1, बट मास नंबर देखो सबका डिफरेंट है। हाइड्रोजन का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, और ट्रिटियम का कितना है, 3 है। क्या, मास नंबर। तो हमारा जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा, उसे क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। और यहीं पर आइसोबार का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। इसमें आइसोबार में उल्टा हो जाएगा, जेड वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। जेड वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, बट मास नंबर सेम हो जाएगा। मास नंबर सेम हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, इस क्राइटेरिया करेगा उसे बोलेंगे आइसोबार। क्या बोलेंगे, आइसोबार। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं हम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। और वहीं आइसोबार का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आइसोबार का एग्जांपल आ जाएगा आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन एंड कैल्शियम, ये देखो 18 नंबर का एलिमेंट है और ये 20 नंबर का एलिमेंट है, और इसका मास भी 40 है और इसका भी मास नंबर कितना है, 40 है। तो देखो मास नंबर दोनों का कॉमन आ गया, सेम आ गया। मास नंबर इसका भी 40 और इसका भी 40, ठीक है, बट इसका एटॉमिक नंबर 18 है और इसका 20 है, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुआ। एटॉमिक नंबर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर देखो यहाँ डिफरेंट है और मास नंबर सेम है, तो किसके श्रेणी में आ जाएगा, आइसोबार। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोबार बोलेंगे। और आइसोटोप का बता चुके हैं, जिसका इसका उल्टा हो, यानी कि जेड वैल्यू सेम, ए वैल्यू डिफरेंट,
उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मतलब कि एटॉमिक नंबर 1 में ई भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, मतलब तीनों आइसोटोप है एक दूसरे का। तो अब इसका मास क्या लें, इसका मास क्या हम लोग लें, ये 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो साइंटिस्ट लोगों के सामने ये वाला बहुत समझो विकराल क्वेश्चन आया कि क्या मास लिया जाए। ठीक ना, तो उन लोगों ने क्या देखा, क्या सोचा, उन लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट आया एवरेज का। एवरेज का, जैसे एक क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक ना, सबका मार्क्स अलग अलग आया है। ठीक है, लेकिन सबका मार्क्स जोड़ के डिवाइडेड बाय 5 जो करते हैं, जो एवरेज लाते हैं, वही हो जाता है एवरेज क्लास का मार्क्स, क्लास का एवरेज मार्क्स। ठीक है ना, जो पर हेड सेम होगा। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार हम लोग साइंटिस्ट लोग क्या किए, एटॉमिक मास सबका डिफरेंट है, यानी कि मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों के तीनों का डिफरेंट है, बट क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है। तो उन लोगों ने क्या किया, एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट लाया। एवरेज एटॉमिक मास, किस चीज का, एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट लाया। तो चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास का। पहले ये देखिए एवरेज कैसे निकलता है। एवरेज के लिए पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक देखिए 10th क्लास का, 12th क्लास का, किसी के क्लास का ये है, हमारे पास 12th का है, देखो फिजिकल एजुकेशन भी है, 12th का मार्कशीट है किसी का। ठीक है, हमारे पास अभिनव विश्वास, अभिनव विश्वास कौन है जी, जो भी है वही कोई एक व्यक्ति है, उनका ये है मार्कशीट है। ठीक है, इसका देखिए इंग्लिश में कितना मार्क्स है, 87 है, मैथमेटिक्स में 95, फिजिक्स में 88, केमिस्ट्री में 96, कंप्यूटर साइंस में 92 और फिजिकल एजुकेशन में 88 मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स पर ध्यान दीजिएगा और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पर। इन्होंने किन किन सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया है, इंग्लिश कोर दिया है, मैथमेटिक्स दिया है, फिजिक्स दिया है, केमिस्ट्री दिया है, कंप्यूटर साइंस दिया है, फिजिकल एजुकेशन दिया, इधर नहीं दिया इन लोगों ने। मतलब कितने सब्जेक्ट्स हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हुए इनके, 6 हुए। और जब सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे, चलिए देखते हैं आगे, जब सारे नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि 87 प्लस 95 प्लस 88 प्लस 96 92 और 88, जब इन सारे नंबर्स को ऐड करके नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड किए तो क्या आ गया, 91। मतलब कि उसका, उस बंदे का, यानी कि अभिनव विश्वास जी का एवरेज मार्क्स कितना हुआ पर सब्जेक्ट, ये पर सब्जेक्ट के लिए आ गया। मतलब 91 समझिए एक ओरिजिनल वैल्यू नहीं है हर एक सब्जेक्ट का, लेकिन एक रेफरेंस वैल्यू, एवरेज वैल्यू है कि हर एक सब्जेक्ट में उसका कम से कम कितना आया होगा, 91 आया होगा, तभी इतना मार्क्स आया। ठीक है, तो ये हो गया उनका एवरेज मार्क्स। तो एवरेज के लिए क्या किए, सारे चीजों को जोड़ दिए, सारे का जोड़ दिए, सारे सब्जेक्ट्स का जोड़ दिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कितना सब्जेक्ट थे था, एवरेज वैल्यू ऑफ दैट बॉय। सिमिलरली इन केस ऑफ एलिमेंट्स a sample consists more than one kind of atom isotopes। वही बोल रहा है कि कुछ एलिमेंट का एटम में मतलब कि अलग अलग आइसोटोप होते हैं, कुछ एलिमेंट का अलग अलग आइसोटोप होते हैं, तो उनका हम कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे कि मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एटम्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज वेटेड एवरेज मास, यानी कि उसी को क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो हम लोग के सामने किसका कॉन्सेप्ट आया, एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया। अब ये क्या होता है ये तो पता चल गया है, अब देखिए उसी का एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ड्यूटेरियम, ये हो गया ट्रिटियम। इसका तो एग्जांपल दिया मैंने, हाइड्रोजन यानी प्रोटियम ही बोला जाता है, इसको प्रोटियम बोला जाता है। ठीक है, प्रोटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तीनों किसका हो गया, हाइड्रोजन का आइसोटोप, किसका, हाइड्रोजन का। ऐसे हाइड्रोजन भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18, ये दोनों आइसोटोप किसका है, O16 और O18 किसका आइसोटोप है, किसका आइसोटोप है, तो ऑक्सीजन का आइसोटोप है 16 और 18। अब देखो हम लोग के सामने ये चीज तो आ गया कि एवरेज करके निकाल देंगे, एवरेज करके निकाल देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर सबसे ज्यादा अमाउंट में ही रहा, जैसे नेचर में जितना पाया जा रहा है हाइड्रोजन,
उसमें से 90% ही रहा, 5% ही रहा और 5% ही रहा, 90% ए रहा, 5% ए रहा और 5% ए रहा। तो अब कैसे करेंगे? अगर हमको सबका परसेंटेज कंपोजिशन बता दे कि किस किस चीज का कंपोजिशन कितना है नेचर में, और साथ में तीनों का मास दे दिया जाए, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तीनों का मास नंबर 1 2 3 दे दिया है और 95%, 5% ऐसे करके दे दिया है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसका देखो करने का एकदम सबसे आसान तरीका है, जितना परसेंटेज दिया है मल्टीप्लाइड बाय जितना उसका मास है, प्लस जितना परसेंटेज दिया है मल्टीप्लाइड बाय जितना उसका मास है, प्लस जितना परसेंटेज दिया है मल्टीप्लाइड बाय जितना उसका मास है। बस यही करना था आप लोग को, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, टोटल परसेंटेज कितना होगा, 95, 90 प्लस 5, 95 प्लस 5, 100%। मीन्स कि कितना से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड कर देना। अब ऐड करो, 90 10 100 हो गया और 115, 115 डिवाइडेड बाई 100, तो ही हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। आम नहीं, आम नहीं होगा, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप लोग इसे लॉन्ग में लिख लीजिएगा। एवरेज एटॉमिक मास यही हुआ, 115 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया वैल्यू, 1.15। ये मैंने एक अप्रोक्सीमेट बस एक क्वेश्चन की तरह दिया है, ये अबंडेंस ओरिजिनली रियल अबंडेंस मैंने नहीं बताया है, ठीक है ना। तो 9% नहीं होता है, ज़्यादा ही होता है, ठीक है, और ये 5% से कम होता है दोनों। तो फाइनली मेरा कितना आ गया, इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 1.15 क्या एवरेज एटॉमिक मास। और एक किसमें रहेगा, यू में रहेगा, क्योंकि मोलर एटॉमिक मास नहीं नाम निकाले हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकाले हैं, ठीक है, तो यू में रहेगा। ओके, किसी को कोई समस्या यहाँ तक नहीं। आइसोटोप्स आर दोज पार्टिकल्स व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको देखो, तुमको मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बताया होगा, क्या क्या बताया था सर, कि ए जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और जेड जो होता है, यानी कि ए मतलब मास नंबर और जेड मतलब एटॉमिक नंबर, जितना जेड होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, न्यूट्रल में, न्यूट्रल में। तो अगर नॉर्मली बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा न्यूट्रल में, और फिलहाल हम उसको हटाते हैं। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है और मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो क्या हम ए को लिख सकते हैं मास नंबर को जेड प्लस न्यूट्रॉन, जेड प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन आ जाए कि कोई एक एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट ही है 19 और एटॉमिक नंबर है 9, तो उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें पुट नहीं कर देंगे, 19 हो जाएगा ए के जगह पर और जेड के जगह पर 9 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया जी, 10 आ जाएगा, 10 न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है हमारे पास कि आइसोटोप किसे कहते हैं, आइसोटोप किसे कहते हैं, मैंने क्या बताया था, जिसका ए वैल्यू डिफरेंट कर जाए, अलग हो जाए, जिसका ए वैल्यू क्या हो जाए, डिफरेंट, बट जेड वैल्यू क्या हो जाए, सेम, जेड वैल्यू क्या हो जाए, सेम। तो जेड को क्या बोले थे हम, प्रोटॉन, जेड को क्या बोले थे, प्रोटॉन, और इसको क्या बोले थे, मास नंबर को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, क्योंकि जेड सेम है, प्रोटॉन सेम है, तो प्रोटॉन तो यहाँ पर सेम ही है ना। बदलेगा कौन, न्यूट्रॉन, बदलेगा कौन, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन बदलेगा, इसी के कारण किस क्या बदल जाएगा, उसका ए वैल्यू बदल जाएगा। न्यूट्रॉन के बदलने के कारण उसका ए वैल्यू बदल जाएगा, यानी मास नंबर बदल जाएगा, तो मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन जेड वैल्यू या प्रोटॉन सेम रहेगा, तो उसी को बोलेंगे क्या, आइसोटोप, आइसोटोप। चलिए आगे, यही है एवरेज एटॉमिक मास जो मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। परसेंटेज अबंडेंस इज डिफाइंड एज द परसेंटेज वैल्यू, जो परसेंटेज वैल्यू मैंने बताया था वहां पर, ऑफ द क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप्स अवेलेबल इन नेचर फॉर अ गिवन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के लिए जितना परसेंटेज दिया गया है वही क्या हुआ, परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, या परसेंटेज अबंडेंस उसी को बोले। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हुआ, एवरेज एटॉमिक मास
परसेंटेज अबंडेंस, पहला का परसेंटेज अबंडेंस, जैसे उसका 90 लिए थे, मल्टीप्लाइड बाय उसका मास, मल्टीप्लाइड बाय पहले का मास, प्लस दूसरा का अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का मास, प्लस जितना है अगला का अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय उतना का मास, फिर अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय मास, ऐड करते जाएंगे और सारे को डिवाइड कर देंगे। सारे जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कार्बन 12 और कार्बन 13 का, कार्बन का 2 आइसोटोप हुआ, ऐसे 3 होता है, C12 C13 C14, बात नहीं किया है, ठीक है ना, C12 और फिर C13 का बात किया है। तो क्या बात किया है कि 12 और 13 है, क्या है 12, C12 और C13 का बात किया है, ठीक है ना। तो C12 है कितना और इतना डिवाइडेड बाई 100 करना, देखो यहाँ पर छोड़ दिया है, डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेज कितना होगा, किसी भी चीज का टोटल परसेंटेज कितना होता है 100 होता है, कितना होता है 100। तो C12 को कितना परसेंट दिया है बुआ 99 और C13 को 1%। तो इसे मैं यहाँ बताता हूँ, C12 को दिया है 99% और C13 को दिया है 1%। तो पूछा कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का कितना होगा, बताओ। तो कैसे देखेंगे, सेम चीज, फॉर्मूला लगाओ। क्या, अरे ये सब फॉर्मूला और मूला कुछ नहीं होता है, बस जो है ना जैसे यूनिटरी मेथड तुम चलते हो ना, समझो ही ये सब चीज, बस खाली उसको देखने का नजरिया तुम बदल लो। फॉर्मूला की तरह देखोगे तो फॉर्मूला लगेगा, और अगर तुम याद करना चाहोगे तो याद नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली तुम देखोगे कि एक फॉर्मूला किस किस से बना हुआ है, ऐसा फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है, ये सब सवाल जब आने लगेगा ना, तुम फॉर्मूला पर गौर करने लगोगे ना, तो तुमको फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और याद करने का, कोई भी चीज को याद करने का सबसे अच्छा तरीका, उसे लिखो। तुम जितना लिखोगे उतना याद होगा। बोलते हैं ना, जितना रगड़ोगे उतना चमकोगे, ठीक ना। हाँ देखो C12 99% है, तो परसेंटेज अबंडेंस कितना है 99 मल्टीप्लाइड बाई कितना है मास उसका 12, प्लस इसका कितना है 1%, 1 मल्टीप्लाइड बाई उसका मास कितना है 13 डिवाइडेड बाई 100, 99 प्लस 1 100, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 99। अब देखो यहाँ पर तुमको एक कैलकुलेशन का तरीका बताते हैं। 12 को 99 से मल्टीप्लाई करो, तो कैसे करते हो तुम लोग, 99 मल्टीप्लाइड बाई 12 ऐसे करते होगे ना। लेकिन मैं देखो तुमको एक आसान तरीका बताता हूँ। 99 है, 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 12 वही लिखा हुआ है ना। तो 12 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आसान है, 1200 माइनस 12, 1200 में से 12 घट गया, कितना बचा 1188, 1188, कितना आसान है। और तुम इतना करने जाओगे बहुत समय लग जाएगा तुमको। सीधा कितना है 99, तो 100 माइनस 1 यानी कि 1200 माइनस 12 कितना हो गया 1188, 1188 प्लस 13 इंटू 1 13 डिवाइड बाई 100। तो बताओ 1188 प्लस 13 1188 प्लस 13 कितना हुआ 1201 डिवाइड बाई 100। तो फाइनल हमारा एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का कितना आया, एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास कार्बन का कितना आया 12.01 EU। यही हमारा क्या गया एवरेज एटॉमिक मास किसका, कार्बन का। किसी को कोई समस्या, ये 4 नहीं है, U है, इट्स नॉट 4 इट्स U वाला U नहीं, यूनिफाइड मास वाला U, ठीक है। तो यहाँ तो किसी को कोई समस्या, देखो 12.01 आ गया जैसे बताए थे उसी प्रकार से। और यहाँ पर बोलोगे सर इसमें 100 से डिवाइड कहाँ किया, सर 100 से डिवाइड कहाँ किया, देखिए तो ऐसे ही ला दिया आप, 100 से डिवाइड करके ला रहे हैं, गलत पढ़ाते हैं आप। नहीं हुआ, देखो यहाँ से तुमको समझना पड़ेगा कि 100 से डिवाइड किया हुआ है। हम क्या लिखे थे 99, 12 मल्टीप्लाइड बाई 99 प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 13 डिवाइडेड बाई 100, और ये किया है
दोनों को पहली 100 से डिवाइड कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं इसे 12 मल्टीप्लाइड बाई 99 बाई 100 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 13 बाई 100। इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना, बीच में प्लस हो ना, ये तो अलग अलग टर्म हो गया, इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना, इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना, डिवाइडेड बाई अलग अलग करके सेम चीज से डिवाइड करके लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम जब आप पढ़ोगे तो एलसीएम लेके दोनों को ऐड किया जा 9 या 0.99 100 से डिवाइड किया तो 0.99 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, अच्छा 1 को एक किया है ना, तो यहाँ पर 13 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, यहाँ पर 1 100 से, यहाँ पर 99 को डिवाइड किया 100 से, दोनों मल्टीप्लाइड में किसी को भी कर सकता है, तो ही किया है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर देखो 0.99 है, परसेंटेज में 99 है, यहाँ पर 0.01 है, परसेंटेज में 1% है। Hence 12.01 is the average atomic mass of carbon, whereas atomic mass of carbon is 12। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 होता है, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास कितना आया है? 12.01 आया है, ठीक है। 0.1 का कोई वैल्यू उतना ज्यादा ये नहीं किया जाता, इसीलिए 12 लेते हैं उसका। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा, यही तो था परसेंटेज अबंडेंस। अब हो गया एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो वहां पर क्या था, वहां पर परसेंटेज के हिसाब से बताए थे, यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, जो एवोगाड्रो नंबर था ना उसके अगर ये रहा उसके रिस्पेक्ट में, जैसे रहा 6 × 10⁻23, ये था ना 6.022, ठीक है, तो इसके जगह पर रहा 12 × 10⁻23, इतना किसी का रहा मॉलिक्यूल, और उसका एबंडेंस हो गया। जो परसेंटेज काम करता था वही जो गिवन मॉलिक्यूल्स रहेगा वो काम करेगा, और इतना मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास जितना होगा उस चीज का, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू मॉलिक्यूलर मास प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 इनटू मॉलिक्यूलर मास किसका? दूसरा का। ठीक इसी प्रकार जोड़ते चले जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर देंगे, जितना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा तो आ जाएगा क्या? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या समझते हैं आप? मास ना ही बना ना ही खत्म हुआ। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है तो क्या बोलता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही बन सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, बस एनर्जी क्या होगा? ट्रांसफर होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल देते हैं, तुम गुस्साया हुआ है, ठीक ना, बहुत जोर से गुस्साया हुआ है किसी कारण से, और सामने कोई तुम्हारा छोटा मित्र आ गया या छोटा भाई आ गया, ठीक ना, और तुम उसको जमा दिया, एक गुस्सा तो आलहिया था और थोड़ा सा वक्त चिढ़ा दिया, ठीक ना, एक मार एकदम खींच के जोर से, तुम्हारा एनर्जी वेस्ट हुआ मारने में, तुम्हारा भी दिखेगा हाथ लाल होगा, उसका भी गाल लाल होगा, तो एनर्जी तो तुम्हारे से वेस्ट हो गया। तुम्हारा जितना एनर्जी निकला वो क्या बना? उसका जो गाल पर निशान बनेगा और तुम्हारा हाथ पर जो निशान बना वही हो गया वो एनर्जी। मतलब कि तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो गया? हीट एनर्जी में। यहाँ जाएगा ना तो बहुत एकदम यहाँ आ जाएगा हीट वाला साइन, पंजा छप जाएगा, समझा ना। एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। जैसे देखो खाना बनता है तो खाना में क्या होता है? हीट दिए हम नीचे से, हीट दिए और वही हीट से क्या हुआ? खाना पका, तो हीट ट्रांसफर हुआ, हीट भी एनर्जी है। तो एनर्जी बस से ये होता है, ट्रांसफॉर्म होता है एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में, कभी बदलता बनता और टूटता नहीं है। उसी प्रकार मास क्या होगा? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और मैटर में ही जो अमाउंट है सब्सटेंस का उसी को तो मास बोलते हैं। मास फर्स्ट लेक्चर इसी चैप्टर का पढ़ाए थे कि मास इज द सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द मैटर। तो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर को ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मास को तुम कैसे बनाओगे और कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? तो ही कौन बोलता है जी? कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इन ऑर्डिनरी केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, ठीक है, मतलब नॉर्मली जो फिजिकल और केमिकल चेंज करके करते हैं उसमें चेंज नहीं होगा मास,
एक्सप्लेनेशन इसका क्या बोल रहा है ना, केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। देखो एक चीज तुम लोग जानो कि कभी भी कोई चीज आइडियल नहीं होता है इस संसार में, कोई भी चीज आइडियल नहीं होता है। अरे चांदों में दाग होता है, समझा, कहने का मतलब ये हुआ। हाँ, चांद में भी क्या होता है जी, दाग होता है। तो कोई चीज आइडियल कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। जो तुम खोजोगे एकदम सटीक चीज मिलेगा ही नहीं कभी, कभी नहीं, ठीक ना। कोई 100% सत्यवादी नहीं हो सकता है, वो कभी ना कभी झूठ जरूर बोला होगा, ठीक ना। हाँ, तो आइडियल कोई भी चीज नहीं होता है, ठीक है। तो अब आइडियल नहीं है, लेकिन आइडियल नहीं होता इस संसार में कोई भी चीज, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में उसे आइडियल बना के पढ़ते हैं। सर होता ही नहीं तो पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते इसलिए है ताकि हम लोग केमिकल रिएक्शन वगैरह करवा पाए। अब तुम बताओ एक कुकर में क्या लिए, इतना इतना सा पानी लिए, ठीक है, इतना सा पानी लिए और इतना सा चावल लिए थोड़ा सा, ठीक है ना। खाना बन गया। अब जो कुकर से सीटी बन के निकलता है, ए सीटी से क्या, कुकर सीटी मारता है जब, तो वाष्प निकलता है, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो निकला और जो अंदर में पानी है, क्या सारे को मिला के हो जाएगा जितना पानी लिया था? नहीं होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लॉस हो गया है, इसके रूप में, वाटर वेपर के रूप में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होता है, लेकिन हम लोग आइडियल बना के उसे पढ़ते हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है, मास ऑफ रिएक्टेंट। जैसे देखो कोई रिएक्शन हुआ, ए प्लस बी दिया हमको क्या, सी प्लस डी। तो जो ए का मास था, जो बी का मास था, वही सी और डी को जोड़ के आएगा। जैसे इसका 2 ग्राम हम लिए थे, इसका 3 ग्राम लिए थे, इसका 1 ग्राम बना, इसका 4 ग्राम बना, ठीक है ना। तो 2 + 3 5 ग्राम इस साइड हुआ, और 1 + 4 5 ग्राम इस साइड, होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि हम आइडियल केस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता ही है, यही समझो। तो 2 + 3 ग्राम 5 ग्राम आया, और 1 + 4 5 ग्राम आया, ठीक ना। मतलब कि इस साइड एरो के पीछे साइड में जितना चीज रहा उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और एरो के उल्टे सीधा डायरेक्शन में जो चीज रहा एरो के बाद, उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जितना रिएक्टेंट हम लेंगे उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा। आइडियल सिचुएशन में ऐसा ही होता है, क्या, जैसा रिएक्टेंट लिए, आइडियल आइडियल तुम लोग कंफ्यूज हो रहा होगा ना, कोई बात नहीं। आइडियल जो है ना, ये बहुत यूज होगा कहाँ पर, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम जब हम लोग पढ़ेंगे ना 11th का लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का, वहाँ पर बहुत यूज हुआ होगा आइडियल चीज का। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, 2 ग्राम इसका लिए, 3 ग्राम इसका लिए, मतलब 5 ग्राम ओवरऑल लिए। हमको मिलना जो मिला प्रोडक्ट, उसको उसमें भी क्या होना चाहिए, 5 ग्राम आना चाहिए, ठीक है। तो वही होता है, कौन बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि अब मास को जितना मास डाले हैं उतना ही मास हमको बाद में मिलना ही चाहिए, उतना ही मास मिलेगा। तो यही हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि केमिकल रिएक्शन जितना हम मास लेंगे रिएक्टेंट का, उतना ही प्रोडक्ट, उतना ही भारी यानी मास का प्रोडक्ट हमको मिलेगा। यही हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे देखो 2 H लिए, 2 O लिए, एक और 2 H लिए, तो 2 को H2O बना। जैसे देखो रिएक्शन होता है ना बुआ, इसका रिएक्शन देखो, H2 + O2 gives us H2O, यही होगा रिएक्शन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हीलियम देखो मोनोएटॉमिक गैस है, तो डायटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, ये देखो 2 एटम इसमें होता है, इसमें भी 2 एटम होता है। तो ऑक्सीजन कभी भी अकेला मौजूद नहीं होता है, उसके साथ जब एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का, ठीक है ना, उसके साथ 2 एटम होना जरूरी है, तभी वो गैसियस फॉर्म में रहेगा। अदरवाइज ऑक्सीजन ऐसे नहीं प्रेजेंट होता है, और ना ही हाइड्रोजन होता है, फ्लोरीन क्लोरीन भी नहीं होगा, उसके साथ भी एक मॉलिक्यूल रहेगा, मतलब कि 2 एटम रहेंगे, फ्लोरीन के भी क्लोरीन के भी, वही हो जाएगा हमारा क्या, गैस। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, H2O बनता है, ठीक है ना। अब देखो 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस है नहीं है, इधर 2 है, इधर 1 ही है, ठीक ना। तो या तो ई करो, इसके आगे आधा लगा दो, हाफ, तो 2 आधा गुना 2 1 हो गया, तो अब बैलेंस हो गया। लेकिन आधा ऑक्सीजन तुम कहाँ से लाओगे,
आधा ऑक्सीजन लाओगे कहाँ से, तो टोटल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि क्या आ गया फाइनली 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। तो अब देखो 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, O2 एगो है, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2 एटम मतलब एक मॉलिक्यूल इधर है, 2 एटम इधर है, 2 एटम इधर है, 4 एटम हाइड्रोजन का इधर है, 4 एटम इधर है। क्या कहीं पर कोई लॉस हुआ है? देखो अब मास से देख लेते हैं। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो कितना ग्राम, 4 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, कितना ग्राम, 32 ग्राम। ओवरऑल हम कितना लिए थे, 36 ग्राम लिए थे, और मिला कितना ही देखते हैं। 2 हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, और इतना को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 16 2 18 दूनी 36 ग्राम। 36 ग्राम लिए थे और 36 ग्राम मिला, यही हुआ किसका कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो 2 हाइड्रोजन लिए हैं, 2 हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल, तो बना क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना। तो ही बोल रहा है देखो 4 गो हाइड्रोजन लिए थे ना बउआ, 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, 4 गो हाइड्रोजन लिए थे, 2 गो ऑक्सीजन का आइटम लिए थे, तो 4 हाइड्रोजन का आइटम बना, 2 ऑक्सीजन का आइटम बना प्रोडक्ट में भी। ठीक है, कोई समस्या? चलिए आगे। अब देखो वही लॉज में 3 लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ ट्रिपल प्रोपोर्शन। कंजर्वेशन ऑफ मास तो हम लोग पढ़ लिए, समझ गए क्या होता है। अब देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसका यहां समझिए आप लोग। फिर से हाइड्रोजन और फिर उसका H2 और O2 का, H2 और O2 रिएक्ट किया, क्या बना, H2O बना। अब इसको नॉर्मल कर देते हैं हम बैलेंस करके, ठीक है। बैलेंसिंग आगे आएगा तुम लोग का, बैलेंसिंग आगे पढ़ाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना है, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ टोटल ग्राम हुआ, और 2 ऑक्सीजन का है एटम, 32 ग्राम यहाँ हुआ, ठीक है, 4 ग्राम, 1 गुने 4 एटम है, 4 एटम गुने 1 ग्राम बराबर 4 ग्राम आया। तो बताओ ये 4 ग्राम है बउआ, ये 32 ग्राम है, तो कितना कितना रिएक्ट किया, तो ये कितना बनाया, 36 ग्राम आया था ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज इक्वल टू 36 ग्राम, ठीक है ना। तो देखो ये 4 ग्राम रिएक्ट किया इसके 32 ग्राम के साथ, तो कितना ग्राम दिया वाटर, 2 ग्राम, सॉरी 2 मोल ऑफ वाटर दिया, यानी कि 36 ग्राम पानी दिया। 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो 36 ग्राम पानी दिया, ठीक है ना। अब इसी को देखो रेशियो में, देखो कितने रेशियो में ये हुआ है, कितने रेशियो में रिएक्ट, 4 ग्राम हाइड्रोजन का 4 ग्राम कितने के साथ, कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, 4 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, तो सर 32 ग्राम के साथ, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है सर। 4 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो बताओ 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो 32 डिवाइडेड बाई 4, 32 डिवाइड बाई 4, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, 8 ग्राम से। 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, 8 ग्राम से। 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम से रिएक्ट किया, हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। तो यही बोलता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब हाइड्रोजन का 1 ग्राम रिएक्ट करने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन होना ही चाहिए। अगर 8 ग्राम से कम रहा तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्शन होवे नहीं करेगा। हाइड्रोजन का 1 ग्राम रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन का 8 ग्राम होना अति आवश्यक है।
अगर ऑक्सीजन 7.9999 ग्राम भी रहा, अगर ऑक्सीजन इतना ग्राम भी रहा तो रिएक्शन होगा? नहीं होगा सर, होगा ही नहीं। ठीक है ना? हाँ, अगर इसका 1 ग्राम है, इसका इतना ग्राम है, तो रिएक्शन होगा आइडियल? नहीं होगा। क्यों? फिर क्या होगा? अब इसको थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ो। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए इतना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अब इसको इस तरह सोचो कि 8 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। अगर जो हम 0.5 ग्राम दे दे हाइड्रोजन, 0.5 ग्राम दे दे हाइड्रोजन, तो क्या 8 ग्राम के साथ रिएक्शन होगा? 8 ग्राम के साथ रिएक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8 ग्राम को कितना चाहिए? 1 ग्राम चाहिए, और हम देख कितना रहे हैं? आधा ग्राम। तो रिएक्ट कितना ग्राम करेगा? 4 ग्राम में रिएक्ट कर पाएगा। यहाँ कितना है? 0.5 ग्राम जब हम दिए हाइड्रोजन का, तो 8 ग्राम से रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। कितना ग्राम से करेगा? 4 ग्राम से ही करेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन एक फिक्स्ड रेशियो में हो रहा है। इसका 1 ग्राम किसका? हाइड्रोजन का। इसके कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट करेगा। ठीक है ना? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, तो कितना ग्राम पानी बनाता था? कितना ग्राम? अगर 4 ग्राम करता था 32 ग्राम के साथ, तो बनाता था 36 ग्राम पानी। 1 ग्राम कर रहा है 8 ग्राम के साथ, तो बनाएगा कितना ग्राम पानी? 9 ग्राम पानी बनाएगा। अब पानी का अगर 1 मोल बनेगा तो 18 ग्राम हो जाएगा। मतलब कितना ग्राम बनेगा? आधा, सॉरी 9 ग्राम बन रहा है, तो आधा मोल ही बनाना पानी का। हाँ, तो 1 ग्राम को रिएक्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 8 ग्राम। अगर हम इसको 4 ग्राम ऑक्सीजन देते, तो 4 ग्राम ऑक्सीजन देते तो क्या होता? क्या रिएक्शन नहीं होता? होता, लेकिन पूरा 1 ग्राम को रिएक्ट करने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए? 8 ग्राम। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन को पूरा खत्म करे के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन होना जरूरी है। अगर जो हम ऑक्सीजन को 4 ग्राम दिए, तो इसका 1 ग्राम नहीं खत्म होगा। कितना खत्म होगा? आधा ग्राम खत्म होगा। हाइड्रोजन का कितना ग्राम खत्म होगा? 0.5 ग्राम। क्यों? क्योंकि आधा अमाउंट में हम दिए हैं, जितना जरूरत है उसका आधा। तो आधा चीज आधे को नहीं खत्म करेगा, पूरा को तो खत्म करेगा। मतलब यहाँ पर 0.5 ग्राम हाइड्रोजन बचा रह जाएगा अनरिएक्टेड। 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिमेन्स अनरिएक्टेड। ठीक है ना? तो ये कहाँ पर पढ़िएगा आप लोग? इसी चैप्टर में आगे आएगा, बैलेंसिंग के बाद स्टोइकियोमेट्री में लिमिटिंग रिएजेंट, वहां पर ये चीज और बढ़िया से बताएंगे। तो ये वाला समझ गए होंगे। ये लाओ, किसी को कोई समस्या नहीं होगा कि जब भी रिएक्ट करेगा, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो कितना किस रेशियो में रिएक्ट कर रहा है? अच्छा, ये मॉलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो बता रहा है, नहीं मास का रेशियो बताइए। मास का रेशियो, तो मॉलिक्यूल्स का रेशियो बता रहा है। यहाँ देखो, इसका 2 ग्राम वही 4 ग्राम 32 के साथ कर रहा था, तो कितना बना रहा था? 36 बना रहा था ना जी। तो 2 ग्राम 32 के साथ कर रहा था, सॉरी 4 ग्राम ना, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम के साथ, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना? तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो 4/32 कितना हुआ? हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे, 4/32 जीरो नहीं है हुआ। मेरे कहने का मतलब ये हुआ H/O का रेशियो कितना आ गया? 1:8। यही हुआ डेफिनेट प्रोपोर्शन में रिएक्ट करना। डेफिनेट प्रोपोर्शन में रिएक्ट करना मास के रिस्पेक्ट में, कि इसका 1 ग्राम लेंगे हाइड्रोजन का, तो उसका 8 ग्राम लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का। अगर मॉलिक्यूल से देखा जाए तो, मॉलिक्यूल से देखा जाए तो रिएक्शन ऐसा ही था, ऐसा ही रिएक्शन था। तो 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं किसका? हाइड्रोजन गैस का 2 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल ले रहे हैं किसका? मॉलिक्यूल मैं बोल रहा हूँ, एटम नहीं। एटम लेंगे तो 4 एटम लेना पड़ेगा, इसका 2 एटम लेना पड़ेगा। लेकिन हम H2 गैस का मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। O2 गैस का मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं, तो 1 मॉलिक्यूल लिए हैं। तो मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में अगर जो डेफिनेट प्रोपोर्शन में पूछा जाए, तो कितना हो गया? 2:1। मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? 2:1 हो गया। और मास के रिस्पेक्ट में क्या हो गया?
1:8, 1:8, यही हुआ डेफिनेट प्रोपोर्शन का। चाहे तुम ए वाला पानी कहीं भी बनाओ, चाहे नल वाला पानी बनाओ, तुम डिस्टिल्ड वाटर बनाओ, तालाब वाला पानी बनाओ, मैं सब प्योर वाटर का बात कर रहा हूँ, तब का रेशियो कैसे आएगा? 1:8 के रेशियो में ही करोगे उतना मास का, तभी बनेगा पानी, ठीक है ना। मतलब कि 1 ग्राम हाइड्रोजन लोगे तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा तुम्हें, वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अब पानी का कितना हो गया? 18 AMU। परसेंटेज हाइड्रोजन बाई वेट इतना परसेंट, परसेंटेज ऑक्सीजन बाई वेट इतना परसेंट, लाए थे ना अभी 1:8 के रेशियो में लाए थे ना, 1:8, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाएगा, करके देखो 12% लगभग इसका आ गया, और इसका आ गया 88%, ठीक है। तो यही हो गया हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन का वेट। नहीं, रिएक्शन का वेट नहीं बता रहा है बुआ, देखो पानी वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी माफ करना, ये क्या बता रहा है यहाँ पर कि जो H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, उसमें कितना परसेंट हाइड्रोजन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। H2O मॉलिक्यूल का मास कितना है बुआ? 18 AMU है ना, 18 AMU है ना, इसको नोट्स में तुम देखो, यहाँ देखो H2O का मास कितना है? 18 है। हाइड्रोजन कितना रिएक्ट किया? 4। अरे रिएक्ट करना थोड़ी है इसको, इसमें कितना हाइड्रोजन है? तो 18 ग्राम में से 2 एटम हाइड्रोजन का है, कितना आया? 2 AMU आया। 18 U है, ये 2 U हो, और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन मतलब 1 × 16, तो ये कितना हो गया? 16 U। कितना हो गया? 16 U। तो 2 + 16 कितना हो गया ओवरऑल? 18 U। और यही तो है किसका? इसका मास, H2O का मास, तो क्या आ गया? 18 U आ गया। तो टोटल मास 18 U है, हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 U है प्रेजेंट, तो 2/18 × 100 कर देंगे, 2/18, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज किसमें? H2O में, तो करके देखो कितना आता है, 1/9, ठीक है, 11.11, 11.11। अब 11.11% इसका आ गया, किसका? हाइड्रोजन का 11.11%, तो उसका कितना है? ऑब्वियस है 100% में से इतना घटा दो तो कितना बचेगा? 88.89। और अगर इतना करने के बावजूद संतुष्टि नहीं मिलता है तुमको, इस फॉर्म में लाना है, तो देख लो, परसेंटेज ऑक्सीजन निकाल लो, परसेंटेज ऑक्सीजन इन कहाँ? H2O में, पानी में। तो ऑक्सीजन का कितना मास पानी में प्रेजेंट है? 16 U। और टोटल मास पानी का कितना है? 18 U मल्टीप्लाइड बाय 100। तो करके देख लो, इसको 8 टाइम्स, इसको 9 टाइम्स, अब 11.11 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना आ गया? 18.88888888। ये चलते रहेगा, यहाँ पर ही बार कर लो, तो 11.88 को बस उसी को बोल दिया है 11.89, ठीक है। कोई समस्या किसी को? यही परसेंट आ गया। हाँ, ऑक्सीजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन क्या हो गया? कहाँ? H2O में। परसेंटेज ऑक्सीजन H2O में कितना हो गया? 88.89%। किसी को कोई समस्या नहीं? चलिए आगे देखते हैं। वही है, 4 पार्ट हाइड्रोजन का कर रहा है कंबाइन, 2 पार्ट ऑक्सीजन का करवा रहा है, तो 2 गैस किसका बन रहा है? पानी का। 2 एटम इतना मास, उतना एटम उतना मास, वो बता चुके हैं। इसके आगे हाँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आ गया। क्या? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of a small whole numbers। जैसे देखो, जैसे तुम एक चीज सुना होगा, एक बनता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? CO2 बनाता है। और एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है।
कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ही क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बस फर्क यहाँ क्या है कि यहाँ एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ आधा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो आधा मॉलिक्यूल नहीं होता, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा। तो अगर इसको हम फिक्स कर लें, इसका क्या करना है कि if two elements can combine, two elements can combine to form more than one compound, to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass, the masses of one element that combine with fixed number of, with fixed mass of the other element। मतलब कि जो कंबाइन कर रहा है दो एलिमेंट, उसमें से ऑक्सीजन फिक्स है क्या, ऑक्सीजन फिक्स है क्या, नहीं। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, यहाँ आधा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, लेकिन कार्बन फिक्स है। तो ही बोल रहा है द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। जैसे इसका देखो, ये 16 ग्राम है, 16 ग्राम किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, 14 ग्राम के साथ, सॉरी 12 ग्राम के साथ। और इसमें 8 ग्राम है, रिएक्ट कर रहा था कितने ग्राम के साथ, 12 ग्राम के साथ। तो इसका तो मास फिक्स है ना बउआ, इसका तो सॉरी इसका मास तो फिक्स है ना, इसका मास तो फिक्स है कि 12 ग्राम है, 12 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। लेकिन इसका देखो, जो अदर एलिमेंट है जो फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसका रेशियो देखो। अगर इसको 1 मानोगे तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 ग्राम है, यहाँ 16 ग्राम है ना। तो 1:2 रेशियो के साथ क्या कर रहा है, ये कर रहा है 1:2 रेशियो में कंबाइन कर रहा है, ठीक है ना। मतलब कि ऑक्सीजन का जब एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो कोई और कंपाउंड बनाएगा, और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल एक कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई और कंपाउंड बनाएगा। मतलब कि जब एक कर रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, जब 2 करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। ये रेशियो में है, रेशियो में है, रेशियो में, ठीक है। तो ही हुआ किसका कहने का मतलब, इधर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, स्मॉल होल नंबर आया ना 1:2, तो ही हुआ कहने का मतलब इस मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड फॉर अ फिक्स्ड मास of the any one element in both the compounds, the ratio of masses of the other element in the two compounds comes out to be in a small whole numbers। आया ना, इसमें 16 ग्राम कर रहा था, इसमें 8 ग्राम कर रहा है, तो 2:1 के रेशियो में आया ना। इसका देखो कुछ एग्जाम्पल और होता है, जैसे नाइट्रोजन का देखो ऑक्साइड, जब तुम बनाओगे नाइट्रोजन का ऑक्साइड तो बहुत प्रकार का बनाएगा, NO बनेगा, NO2 बनेगा, N2O बनेगा, N2O4 बनेगा, N2O5 बनेगा। इसी प्रकार के बहुत सारे 5 प्रकार का इसका ए हो गया, तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन में आ गया बात, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का बता दिए। और फिर देखो इसका देखो, H2O हो गया, H2O2 हो गया, H2O और H2O2, H2O और H2O2, ठीक है ना। पानी हो गया और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ठीक ना। हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, मल्टीपल प्रोपोर्शन में आ जाएंगे उसी के एग्जाम्पल में। मेनली तुम्हें पूछा जाएगा 2 ही चीज, कौन कौन, एक पूछा जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बस मल्टीपल प्रोपोर्शन को थोड़ा सा याद रखना, बढ़िया रहेगा, सवाल छूटेगा नहीं तुमसे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आ गया क्या, रिलेटिव डेंसिटी। क्या गया, रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी क्या था बुआ, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोल रहे थे, डेंसिटी बोल रहे थे। मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी बोल रहे थे, और यहाँ रिलेटिव लगा दिया है। रिलेटिव मतलब संबंधी डेंसिटी नहीं, संबंधी डेंसिटी नहीं, रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे कोई अमीर है, तो अमीर तो कब मानोगे कि उसके पास 10 रुपये से ज्यादा तो अमीर है,
नहीं। उसके पास 10 करोड़ से ज्यादा है तो वो अमीर है? नहीं। समझो एक कॉलोनी है, एगो कॉलोनी है, ठीक ना, उसमें 6 घर है। एक कॉलोनी है उसमें 6 घर है। पहला घर वाला कमा रहा है 20 करोड़, 20 करोड़। दूसरा घर वाला कमा रहा है 40 करोड़। तीसरा घर वाला कमा रहा है 18 करोड़। ई कमा रहा है 30 करोड़ महीना में, ठीक ना, साल में नहीं, महीना में। कितना अमीर कॉलोनी है देखो तो। ई कमा रहा है 19 करोड़ और ई कमा रहा है 35 करोड़, 35 करोड़, ठीक है ना। तो बताओ अमीर कौन है? अमीर कौन है? बताओ अमीर कौन है? इस कॉलोनी में अमीर कौन हुआ जी? ये हुआ। कैसे पता किए? और सब रिस्पेक्ट में, ठीक ना, तो रिलेटिवली अमीर हुआ। अमीर गरीब ये सब जो भी चीज होता है वो रिलेटिव फिनोमेना है, ठीक ना। इसमें बताओ गरीब कौन है? कौन गरीब है? तो गरीब ही है सर, 18 करोड़ वाला गरीब है सर। सबसे कम कमा रहा है, 18 करोड़ वाला गरीब है ना। ठीक उसी प्रकार देखो एक और कॉलोनी लो, उसमें भी 6 आदमी है, 6 आदमी है। एओ का ये है सैलरी है 18,000, एओ का है 20,000, एओ का है 22,000, एक का है 25,000, एक का है 16,000 और एक का है 10,000। अब बताओ कौन अमीर है? कौन अमीर है? सर 25,000 वाला अमीर है। और गरीब कौन है? तो 10,000 वाला गरीब है। कैसे पता किए? देख के। अब ये दोनों कंपैरिजन करोगे तो ये सभ्य अमीर लगेगा और ये सभ्य गरीब लगेगा, लगेगा ना। तो जब भी रिलेटिवली देखते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट को तो चीजें बदल जाती है, ठीक है ना। तो अमीर गरीब बन जाता है, गरीब अमीर बन जाता है। देखो ना तुम, इसी का गरीब आदमी को उठाओ और इसका अमीर को उठाओ। 25,000 कमा रहे, 18 करोड़ कमा रहे, कौन अमीर हुआ? ये अमीर हुआ। एक केस में ये गरीब हो गया, एक केस में ये अमीर हो गया, और एक केस में ये अमीर था, एक केस में गरीब हो गया, ठीक ना। तो कोई भी फिनोमेना क्या होता है? रिलेटिव देखा जाता है। तो ही डेंसिटी बोल रहा है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी किसी के रिस्पेक्ट में डेंसिटी देखा जाएगा तो ही हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। इट इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। जैसे सेम कॉलोनी में देखे थे ना, उसी टाइप से सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो रिलेटिव डेंसिटी यानी आरडी क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। इसको पढ़ा जाता है रो। क्या पढ़ा जाता है जी? रो, रो, रो। और यही डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो रो ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय रेफरेंस का, जिसके रेफरेंस में, जिसके रिस्पेक्टिव में हम देख रहे हैं उसका, वही हो गया रिलेटिव डेंसिटी। तो बताओ डेंसिटी का एक होता है यूनिट, मास का ग्राम और पर लीटर, ml, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। तो ग्राम पर ml, ग्राम पर ml जो ऊपर वाला का यूनिट होगा वही नीचे वाले का यूनिट होगा। तो क्या दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे? तो क्या कुछ यूनिट बचा? तो डायमेंशन भी नहीं बचेगा। जिसके पास यूनिट नहीं होता उसका डायमेंशन भी नहीं होता है। लेकिन क्या जिसके पास डायमेंशन नहीं होता उसका यूनिट होता है? थोड़ा सा फिजिक्स घुसा रहे हैं इसमें। जिसके पास यूनिट नहीं है उसके पास पक्का है कि डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन क्या जिसके पास डायमेंशन नहीं है उसका कंफर्म है कि यूनिट होगा या नहीं होगा? नहीं सर, उसका यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किस केस में? जैसे एंगल देख लो, एंगल, एंगल को हम क्या लिखते हैं? एंगल के लास्ट में रेडियन लगा एंगल में, तो यूनिट, हाँ, एंगल का यूनिट हुआ ना रेडियन, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन नहीं होगा, फिक्स है। इसका यूनिट है नहीं है तो इसका डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। लेकिन जिसका डायमेंशन नहीं होगा वो फिक्स नहीं है कि यूनिट होगा कि नहीं। यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई समस्या किसी को? चलिए आगे। अब आ गया हमारा क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या आ गया? स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया। चलिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया? लिक्विड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए यूज हो रहा है? लिक्विड के लिए। इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर का एक चीज तुम सुने होगे, वाटर का एक चीज सुने होगे कि वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम, वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना डिग्री पर? कितना डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर।
4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। कितना डिग्री पर? 4 डिग्री पर। अगर 4 डिग्री से ऊपर जाओगे, 4 डिग्री से ऊपर जाओगे तब भी पानी का डेंसिटी रो घट जाएगा, और 4 डिग्री से नीचे जाओगे तब भी पानी का डेंसिटी यानी रो घट जाएगा। ठीक है ना? 4 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, 4 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं है, जो रिलेटिव डेंसिटी है ना वही स्पेसिफिक ग्रेविटी है। बस रिलेटिव डेंसिटी का यूज कर रहे हैं किसमें? गैस में। इसका यूज कर रहे हैं किसमें? लिक्विड में। ठीक है? और रिलेटिव डेंसिटी में नीचे में कुछ भी रख सकते हैं रेफरेंस में, लेकिन यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा आपको? पानी ही रखना पड़ेगा। वो भी कितना डिग्री पर? 4 डिग्री पर। तो 4 डिग्री पानी पर जितना डेंसिटी पानी का 4 डिग्री पर होगा उसके रिस्पेक्ट में किसी सब्सटेंस का, कौन सा लिक्विड सब्सटेंस का डेंसिटी निकाल लेंगे, वही हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड का। तो फॉर गैसेस इट इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एयर एट एसटीपी। अगर गैस का बात करेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी गैस का किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? एयर के रिस्पेक्ट में। मतलब एयर का डेंसिटी कितना है और फिर उसी के रिस्पेक्ट में गैस का डेंसिटी कितना है, वही हो जाएगा स्पेसिफिक। लिए ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि ये भी फाइनली क्या है? अल्टीमेटली ये भी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी ही है। अब देखिए वेपर डेंसिटी क्या आया? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी तो इसका देखिए क्या बोल रहा है मैथमेटिकल फॉर्म में, डेंसिटी ऑफ द गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बोला? किसी गैस का हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में डेंसिटी निकालेंगे तो ही क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी हो जाएगा। इसका भी डायमेंशन होगा बउआ? नहीं होगा, क्योंकि ये भी कौन सा हो गया? रिलेटिव डेंसिटी हो गया। इसका कहने का मतलब ही है ना कि वेपर इक्वल टू रो ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय रो ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय रो ऑफ H2 गैस। मतलब हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी उसके रिस्पेक्ट में गैस का क्या डेंसिटी है, वही क्या हो गया? वेपर डेंसिटी। गैस का डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन गैस H2 गैस के रिस्पेक्ट में, वही हो गया वेपर डेंसिटी। किसका? गैस का। ठीक है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इंडिकेट्स हाउ हैवी अ गैस इज विथ रिस्पेक्ट टू लाइटेस्ट गैस। लाइटेस्ट गैस कहने का मतलब क्या हुआ? लाइटेस्ट गैस कौन सा है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइटेस्ट गैस है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस का मास कितना होता है? 2 ग्राम होता है। वहीं अगर जो दूसरे ये लेते हैं मोनोएटॉमिक गैस का, जैसे हीलियम, सबसे लाइटेस्ट मोनोएटॉमिक गैस कौन सा है? हीलियम है। इसका मास 4 ग्राम। सबसे लाइटेस्ट गैस भी है, सबसे लाइटेस्ट गैस भी है, और सबसे लाइटेस्ट डायटोमिक गैस भी है, क्योंकि इसमें 2 एटम भी है। और सबसे लाइटेस्ट मोनोएटॉमिक गैस पूछे तो 4 ग्राम का हीलियम। ठीक है ना? और लाइटेस्ट गैस पूछे तो देखो उसका 4 है, इसका 2 ग्राम है। डायटोमिक जरूर है लेकिन 2 ग्राम है, तो यही आ जाएगा। लाइटेस्ट डायटोमिक पूछे फिर भी यही आ जाएगा। ठीक है? कोई समस्या? तो ही बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में, यानी लाइटेस्ट गैस के रिस्पेक्ट में अदर गैस कितना भारी है, इससे पता चलेगा वेपर डेंसिटी से। हाउ हैवी अ गैस इज विथ रिस्पेक्ट टू लाइटेस्ट गैस। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं हम लोग वेपर डेंसिटी क्या हुआ। वेपर डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं नीट जेईई में, और सब जगह काम भी देगा तुम्हारा। देखो डेंसिटी को क्या बोले बउआ? रो ऑफ गैस डिवाइडेड बाय रो ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय रो ऑफ H2 गैस। एट लिखना जरूरी है, बहुत अति आवश्यक है लिखना। क्या? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है? कोई समस्या किसी को? अब देखो इसके आगे, इसके आगे देखो, एक तुम लोग जानते हो इक्वेशन पढ़ोगे क्या? एक गैस में इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT, जहाँ P क्या है? प्रेशर। P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम।
V क्या है वॉल्यूम, N क्या है नंबर ऑफ मोल, N क्या है नंबर ऑफ मोल, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है टेम्परेचर, T क्या है टेम्परेचर। ठीक है ना। अब इसी को देखो थोड़ा सा इलेबरेट जब हम करेंगे, जब हम इलेबरेट करेंगे तो PV इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू W अपॉन M लिख सकते हैं, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास, और T। M को इधर लाएं तो P इंटू M, और V को उधर ले गए W बाई V और T। W भी क्या है बउआ, मास ही है, गिवन मास, और डिवाइड बाई गिवन वॉल्यूम, तो ये गिवन डेंसिटी हो गया, गिवन डेंसिटी हो जाएगा। तो PV इज इक्वल टू क्या आ गया, DRT आ गया, यानी रो RT भी लिख सकते हैं, DRT भी लिख सकते हैं। D मतलब क्या आ गया यहाँ डेंसिटी, क्या आ गया डेंसिटी, और ये क्या आ गया मोलिकुलर मास, क्या आ गया मोलर मास, मोलर मास आ गया ना। तो अब देखो हमारा यहाँ पर क्या बोला है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, दो गैस है, दूसरा गैस कौन सा है हाइड्रोजन गैस, और उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम है। मतलब इसको, इस चीज को, किस चीज को, प्रेशर को और टेम्परेचर को दोनों कांस्टेंट बना दिया, और ये तो पहले से कांस्टेंट है, आर तो पहले से कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या पता चल गया, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मतलब कि जितना डेंसिटी बढ़ाएगा, जितना m को बढ़ाएंगे उतना ही d बढ़ेगा, अगर m को घटाएंगे तो d भी घटेगा, यानी d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। यही मेरा कहने का मतलब था, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मेरा इतना बड़ा ये करने से यही फायदा हुआ एक चीज, क्या कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास के, किसके मोलर मास के। ठीक है ना। तो इसका देखो डेंसिटी को मतलब हम मोलर मास भी लिख सकते हैं, तो मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ H2 गैस। अब मोलर मास H2 गैस का आप जानते हैं क्या होता है, तो ये मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 2, यही हमारा क्या आ गया VD आ गया। ई वाला फॉर्मूला तुम्हारा बहुत काम देगा, ई वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम देगा। कौन सा, जो फॉर्मूला अभी तुमको बताए हैं, VD वाला फॉर्मूला, VD वाला फॉर्मूला तुम्हारा अति आवश्यक है, ए वाला जो मैंने अभी बताया है। कौन सा, VD इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन गैस डिवाइड बाई 2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन गैस डिवाइड बाई 2 कहाँ से आया पता चला, VD हो क्या होता है डेंसिटी ऑफ गिवन गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, PV इज इक्वल टू NRT, तो वहाँ से एक और फॉर्मूला आया PM इज इक्वल टू DRT। ठीक है ना। तो M और फिर D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि P और T को कांस्टेंट यहाँ दे दिया है, सेम दे दिया है, और R तो एक कांस्टेंट चीज है ही सब गैस के लिए, जितना गैस है सब के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट उसका नाम ही है, तो हो गया। और हमारा D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M आ गया, तो D की जगह M रख दिए, हमारा E आ गया। कोई समस्या किसी को नहीं। तो वही देखिए यहाँ पर भी किया गया है, डेंसिटी पहले कर दिया, फिर मास कर दिया है, फिर पार्टिकल्स कर दिया, पार्टिकल्स भी हम कर सकते थे वहीं से, PM इज इक्वल टू DRT से, यानी PV इज इक्वल टू NRT से, उसको नंबर ऑफ मोल को W बाई M ना लिख के N बाई NA कर देते तो आ जाता। वो वाला बताएंगे, अच्छा वो वाला नहीं बताया गया लोग, एक सेकेंड ये चीज देख लो, नंबर ऑफ मोल निकालने का तुम्हें बताया था मैंने, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, W बाई M गिवन मास बाई मोलिकुलर मोलर मास, ये तो मैंने बता दिया था। लेकिन क्या ये वाला फॉर्मूला बताया था, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर बताया होगा, बट ये वाला फॉर्मूला आई थिंक नहीं बताए थे तुम लोग को, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत जरूरी है। जैसे इस पर देखो एक क्वेश्चन बता देते हैं, हाँ ये क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये
एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, गाड्रो नंबर या कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर और कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर और एवोगाड्रो कांस्टेंट, एन हो गया। ठीक है, इस पर का क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन देख लो इस पर का एवोगाड्रो नंबर का। जैसे एक है CO2 गैस है, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, n का वैल्यू हमारा कितना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 25 इंटू 10 टू द पावर 25। अब बोल रहा है CO2 एक गैस है जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है नंबर ऑफ मोल निकालो, नंबर ऑफ मोल निकालो, कितना मोल CO2 का प्रेजेंट है, कितना मोल CO2 का प्रेजेंट है। देखो कैसे निकलता है, फॉर्मूला लगाएंगे, दो फॉर्मूला होता है इसका, W/m और N/Na, W/m और N/Na। तो W और M का कॉन्सेप्ट तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, N/Na का दिया हुआ है सॉरी। तो N कितना दिया हुआ है बुआ, 12.044 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 25, और Na कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है ना, 2 टाइम्स कट गया, और देखो 10 टू द पावर 25 10 टू द पावर 23 डिवीजन आ गया, डिवीजन रूल, बेसिक मैथ फर्स्ट लेक्चर नहीं देखें तो देख लीजिए, टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है। 2 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 200, 2 इंटू 100 यानी 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का 200 मॉलिक्यूल है इतने मोल पार्टिकल में। अगर CO2 का इतना नंबर ऑफ पार्टिकल है तो उसमें कितना मॉलिक्यूल्स हो गया, सॉरी कितना मोल हो गया, CO2 का अगर इतना मॉलिक्यूल है तो कितना मोल हो गया, 200 मोल हो गया प्रेजेंट है। अगर पूछ देता कि कितना मास प्रेजेंट है, कितना मास प्रेजेंट है वो निकालो, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, तो कुछ नहीं करते सर, जो हम लोग मोल निकाले ना सर, उसके जगह पर मोल का देखो एक फॉर्मूला बताए, W/m भी होता है सर, और वही क्या होता है, गिवन पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। ये दोनों चीज आप जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं। तो इसके बराबर लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं सर, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं सर। तो क्या इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो वहाँ क्या दिया हुआ था, 12 क्या दिया हुआ था, 12.044 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 25। ठीक है ना, इतना n का वैल्यू दिया हुआ CO2 का। ठीक है ना, और पूछ रहा है मास बताओ, हमें कितना मास वहाँ पर प्रेजेंट है वो बताओ। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं n इज इक्वल टू W/m इज इक्वल टू N/Na। ठीक है, तो अभी तो मोल का हमको कोई काम है नहीं, मोल निकालने बोल है नहीं रहा है, तो इसको ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो W पता नहीं है हमको, निकालना है, और CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है, C का 12 ग्राम प्लस 2 इंटू 16 ग्राम यानी 32 प्लस 12 कितना हो गया 44 ग्राम, कितना हो गया 44 ग्राम। क्या होता है इसका M वैल्यू होता है किसका, CO2 का, तो M वैल्यू हमको पता है 44 ग्राम। ठीक है, तो M कितना आ गया CO2 का, M 44 ग्राम। अब लगा दो फॉर्मूला, W पता करना है और 44 ग्राम हमको जानते हैं कि M का वैल्यू 44 होता है, और कितना दिया हुआ है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाई 6.022 एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 2 टाइम्स 10 टू द पावर 2 टाइम्स यानी 100 टाइम्स, तो 200 आ गया। W/44 इज इक्वल टू 200। अब W हमको निकालना है, तो W निकालने के लिए W को निकालने के लिए 200 मल्टीप्लाइड बाई 44 कितना आ गया 8800, 8800 ग्राम क्या आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का मास। 8800 ग्राम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इतना मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड का इतना मॉलिक्यूल है तो उसमें कितना ग्राम होगा 8800 ग्राम, मतलब 8 किलो 800 ग्राम, 8 किलो 800 ग्राम, 800 किलो 800 ग्राम,
800 किलो 800 ग्राम। कोई समस्या? तो ही चीज़ हमारा था, वो चीज़ छूट गया था, बता दिए हम। और फिर ये वाला कैसे आया कॉन्सेप्ट याद है? डिराइव कर दिया था तुम लोग का। m/2 क्या होता है? VD होता है। क्या होता है? VD होता है। कितना होता है? m/2। m/2। चलिए अब आगे देखिए, वेपर डेंसिटी हो गया हमारा। अब बोल रहा है मोलर वॉल्यूम एट STP। मोलर वॉल्यूम एट STP, पहले दो चीज आता है, एक STP आता है, एक NTP आता है। क्या 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 बोले हम? एक STP आता है और एक NTP आता है, ठीक है ना? STP और NTP, देखिए क्या होता है। दो कंडीशन आता है, एक को बोलते हैं NTP, पहले NTP, एक को बोलते हैं NTP, दूसरे को बोलते हैं STP, ठीक है ना? NTP का फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर एंड प्रेशर, ठीक है। और STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 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 एंड प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना? तो NTP पर जो बोलता है ना बहुआ, टेम्परेचर का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और 0 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में निकालेंगे तो 273 केल्विन आएगा। टेम्परेचर का वैल्यू कितना? 0 डिग्री और 273 केल्विन। STP पर भी बोलता है हमको भी 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन चाहिए। अब ये बोलता है NTP कि हमको टेम्परेचर तो इतना दे दिया, प्रेशर कितना दोगे? 1 atm। कितना? 1 atm। STP की बोलता है कि हमको प्रेशर 1 atm नहीं चाहिए, हमको प्रेशर चाहिए 1 बार। कितना चाहिए जी? 1 बार चाहिए, वो वाला बार नहीं, ये वाला बार, ठीक है ना? प्रेशर वाला। ये बोलता है हमको 1 atm चाहिए, और ये बोलता है क्या? हमको 1 बार चाहिए प्रेशर का, ठीक है ना? तो बस यहीं पर डिफरेंस आ जाता है, यहीं पर डिफरेंस आ जाता है दोनों में। जब दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं 1 मोल का, मोलर वॉल्यूम जब निकालते हैं दोनों कंडीशन में, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है ना? तो इसका आ जाता है यहाँ पर 22.4 लीटर, और यहाँ आ जाएगा 22.7 लीटर। कितना? 1 मोल गैस का वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा 22.4 लीटर, और वहाँ आ जाएगा 22.7 लीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चलिए आगे देखते हैं। तो NTP और STP सबको समझ में आ गया। इसमें नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री 273 केल्विन, 0 डिग्री 273 केल्विन। प्रेशर कितना होगा? 1 atm प्रेशर 1 बार। और मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, STP पर ही हो गया, STP पर ही हो गया, सॉरी NTP है ना, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP हो गया, और STP कंडीशन पर ये हो गया। दो कंडीशन है, ठीक ना? वैसा कंडीशन जिसमें टेम्परेचर इतना केल्विन हो और प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर इतना केल्विन हो और प्रेशर 1 बार हो, तो वो STP NTP। NTP पर जब मोलर वॉल्यूम निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे? PV इज इक्वल टू NRT, एक फॉर्मूला तुम लोग को बताए हैं, PV इज इक्वल टू NRT। मोलर वॉल्यूम बोल रहा है मतलब एक मोल का बात कर रहा है, तो N का वैल्यू 1 रख देंगे। 1 मोल का बात कर रहा है मतलब N का वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक है। प्रेशर तो बता ही दिया है, एक में 1 atm लेना है, प्रेशर को ATM में ही लेना है, और एक में 1 atm लेना है, तो उसमें 1 बार लेंगे। 1 बार के जगह यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, जो बताए थे 1 atm और 1 बार, दो टाइप का प्रेशर
वहां पर कन्वर्जन उस टाइप से कन्वर्ट करके बताएंगे, बताए थे ना जी। 1 ATM इज इक्वल टू कितना बार होता है, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार, और 1 बार इज इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM। ये बोला है ना, लास्ट वीडियो में बताए थे, सेकेंड वीडियो में, सेकेंड में नहीं फर्स्ट ही में बताऊंगे शायद। और आर का वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, 0.0821 होता है ATM लीटर में, 0.0821 ATM लीटर में। ये सब बताया जाएगा आपको कहाँ, गैसियस स्टेट में बताया जाता है, लेकिन वो चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया आपको लोग के सिलेबस से। लेकिन मैं फिर भी ये वाला फॉर्मूला बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंस का फॉर्मूला। टी के जगह क्या रखना है, 273 केल्विन। टी के जगह क्या रखना है, 273 केल्विन, बस उस तरह से निकालिएगा तो भी का वैल्यू यानी वॉल्यूम का वैल्यू निकल जाएगा कितना, एनटीपी पर आ जाएगा 22.4 लीटर और एसटीपी पर 22.7 लीटर। वॉल्यूम इतना तो आ गया, वॉल्यूम तो ये आ गया नो डाउट, लेकिन एक चीज बोला जाता है ना कि जब भी तुम कैलकुलेशन करो ना, कैलकुलेशन के टाइम जब भी कैलकुलेशन करो दोनों को यही बोलो, क्या यही बोलो, क्या बोलो, 22.4 लीटर। मोलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर। अगर 22.4 भी ऑप्शन में एनटीपी में तो 2.4 रहेगा, 22.4 रहेगा ही रहेगा। अगर एसटीपी में 22.4 लीटर ऑप्शन 1 में दे रहा है, ऑप्शन 2 में 22.7 लीटर दे रहा है, तो मारना इसको है, इसको 22.7 लीटर। लेकिन अगर 22.8 लीटर है, 22.7 लीटर मतलब ऑप्शन में नहीं है, अगर 22.7 लीटर है तब तो ठीक है, उसी को मारेंगे। में मानो 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर, दूसरा ऑप्शन में हो गया 44.8 लीटर, तीसरा ऑप्शन में हो गया 45.4 लीटर, 45.4 लीटर, चौथा ऑप्शन में हो गया 23 लीटर। तो इसमें क्या मारेंगे, ऑप्शन फर्स्ट मारेंगे 22.4 लीटर, 22.4 लीटर मारेंगे ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है। कोई समस्या किसी को नहीं, चलिए, मतलब कि एनटीपी और एसटीपी को बराबर ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को समस्या, चलिए आगे देखते हैं। वही बोल रहा है, देख लिए, ये सब चीज हम बता चुके हैं। आगे नेक्स्ट, मोलर वॉल्यूम एसटीपी निकाल चुके हैं हम लोग, कितना, 22.7 लीटर। चलिए देखिए, यहाँ मोल से वॉल्यूम एट एसटीपी या फिर एनटीपी, देखो यहाँ 22.4 कर दिया है ना, इसीलिए कैलकुलेशन में ज़्यादातर यही यूज करना, 22.4 एनटीपी और एसटीपी, एनटीपी और एसटीपी। देखो एसटीपी को एटीएम बोल दिया है, एसटीपी एटीएम में ले रहा है प्रेशर, नहीं, एसटीपी में बार में लिया जाता है ना, और एनटीपी पर एनटीपी में लिया जाता है ना, एटीएम में, एटीएम में एनटीपी में लिया जाता है, ठीक है। तो एसटीपी बात किया जाए या फिर एनटीपी, ठीक है ना, दोनों को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया रहे तो मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर मास दिया हुआ रहे तो मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका देखो सबसे आसान तरीका दिया हुआ है, यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है आप लोग के लिए, क्या है, तो एरो देखो इधर से इधर जा रहा है, मतलब मोल से हमको क्या निकालना है, नंबर निकालना है, तो मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, एवोगाड्रो नंबर को, तो आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर से अगर जो मोल में जाना है तो देखो ये एरो है, डिवाइड कर देंगे, नंबर को डिवाइड कर देंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से, तो मोल आ जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं, हम बताएं तुमको n इज इक्वल टू n बाई एन ए, अगर जो हमको n का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकलेगा, n मल्टीप्लाइड बाई एन ए कर देंगे तो आ जाएगा, यही था पहला स्टेप। अगर हमको n निकालना रहे, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, डिवाइड कर दिए थे n से, यही है फॉर्मूला में। अब को दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, मास दिया हुआ है, इसे मोल निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे,
मोलर मास से डिवाइड, n का ये भी फॉर्मूला था W/m, मास दिया हुआ है अब मोल निकालना है तो m से डिवाइड कर दिया मोलर मास से। अब अगर हमको मोल दिया हुआ है और W निकालना है, गिवन मास निकालना है, तो क्या करेंगे, मोल से मास, ई वाला एरो, पहले ई वाला एरो फिर ई वाला एरो, ठीक है ना। तो मोल दिया हुआ है, अब हमको मास निकालना है तो क्या करेंगे, W/m, m अगर जो डिवाइड में इधर है तो इधर मल्टीप्लाइड में चल जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, ये आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास को, ये फॉर्मूला सही हो गया, खत्म। अब मोल दिया हुआ है, इससे हमको वॉल्यूम एट एसटीपी जाना है, मोल दिया हुआ है वॉल्यूम एट एसटीपी जाना है, ठीक है ना, एसटीपी या एनटीपी दोनों, एसटीपी और एनटीपी, एसटीपी और एनटीपी, ठीक है ना। तो दोनों का यूज होता है वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4, ये हो गया एनटीपी का। और अगर एसटीपी का ओरिजिनली में दिया रहे, अगर ऑप्शन में मिल जाए 22.7 लीटर तो इसका यूज करना 22.7 लीटर का, लेकिन नहीं रहेगा जनरली इसी का यूज करता है, ठीक है ना। तो अगर हमको वॉल्यूम दिया हुआ रहे लीटर में एसटीपी और एनटीपी पर, तो उसको 22.4 लीटर से, वॉल्यूम दिया हुआ है एसटीपी और एनटीपी पर, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दिए। और अगर वॉल्यूम निकालना है, मोल दिया हुआ है, तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू मोल इंटू 22.4 लीटर, मोल इंटू 22.4 लीटर, ये कर देंगे। मतलब कि मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है, मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से, ठीक है। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार फ्लो चार्ट ये वाला है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा जरूर याद से। चलिए आगे देखिए। तो हमारा लेक्चर 3 यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हुआ हो तो सॉरी, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और यूट्यूब, इसका फेसबुक और फिर इंस्टाग्राम भी है, उसका भी लिंक दिया हुआ है, फॉलो कर लें, ठीक है। तो यहाँ तक समाप्त होता है लेक्चर 3। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।